नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जिक्र जरूर आता है, पर उसके बाद क्या हुआ? आज हम उसी के अगले अध्याय यानी वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ये वो दौर है जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी। तो सवाल यही है कि जब एक इतनी बड़ी शहरी सभ्यता खत्म हुई तो उसकी जगह किसने ली? उसकी राख से क्या नया उभरा? इसका जवाब हमें ले जाता है भारत के लौह युग में, यानी वैदिक काल की शुरुआत में। तो देखिए, इस पूरे दौर को समझने के लिए इतिहासकार इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। और यकीन मानिए, इन दोनों दौर के बीच में जमीन आसमान का अंतर था। अच्छा, इस सभ्यता का नाम पड़ा वेदों पे और जिनकी रचना करने वालों को आर्य कहा गया। लेकिन ये आर्य थे कौन और कहां से आए थे? ये सवाल भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बहस वाले सवालों में से एक है। देखिए, इस पर कोई एक राय नहीं है। प्रोफेसर मैक्स मूलर का मानना था कि वो मध्य एशिया से आए थे, तो वहीं बाल गंगाधर तिलक का सिद्धांत कहता है कि उनका मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत की बात की, और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि वो सप्त सिंधु यानी भारत के ही मूल निवासी थे। चलिए अब बात करते हैं समाज की। इस दौर की कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा समाज में आया बदलाव ही है। एक ऐसा नाटकीय बदलाव जिसने भारतीय समाज की रूपरेखा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ऋग्वैदिक काल में जो समाज था उसकी मूल इकाई थी जन, यानी एक कबीला। वर्ण व्यवस्था काम पर आधारित थी, मतलब काफी लचीली थी, कोई भी अपना वर्ण बदल सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सब बदल गया। अब जन की जगह जनपद ने ले ली, यानी छोटे छोटे राज्यों ने, और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होकर बहुत ज्यादा कठोर हो गई। इसी दौरान गोत्र की व्यवस्था भी सामने आई। और एक और बड़ा बदलाव जो शायद उतना अच्छा नहीं था, वो था महिलाओं की स्थिति में। देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। वो पढ़ती लिखती थीं, यहां तक कि सभा और समिति जैसी राजनीतिक सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। पर उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में बहुत गिरावट आई और उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। तो जैसे जैसे समाज बदल रहा था, वैसे वैसे शक्ति का केंद्र भी बदल रहा था। सोचिए, एक कबीले का साधारण सा मुखिया एक विशाल साम्राज्य का एक शक्तिशाली अभिषिक्त राजा कैसे बन गया? आइए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का राजा, जिसे राजन कहते थे, उसका मुख्य काम था अपने कबीले और मवेशियों की रक्षा करना। उसकी शक्तियों पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल का राजा अब सम्राट था। वो एक बहुत बड़े इलाके का शासक था और उसकी शक्ति पर लगभग कोई अंकुश नहीं था। अब वो लोगों से तोहफे या भेंट नहीं, बल्कि नियमित रूप से टैक्स वसूलता था। राजा के इस बेहिसाब ताकत को सिर्फ सेना से नहीं, बल्कि बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों से भी दिखाया जाता था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, ये विशाल आयोजन सिर्फ पूजा पाठ नहीं थे, बल्कि जनता के मन में राजा की संप्रभुता और उसकी दैवीय शक्ति को स्थापित करने का एक तरीका थे। अच्छा, ये जितने भी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति थी। तो ये क्रांति हुई कैसे? इसका आधार क्या था? अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे और सबसे बड़ी दौलत गाय को माना जाता था। जमीन किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे कबीले की हुआ करती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि पशु चराने वाले ये छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदल गए? एक इतनी साधारण सी जीवन शैली विशाल साम्राज्यों की नींव आखिर बनी कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, लोहा। जी हां, बस ये एक धातु, और इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, लोहे के औजारों ने, जिन्हें उस समय शाम अयस कहा जाता था, एक क्रांति ला दी। इन औजारों से गंगा के मैदानों के घने जंगलों को साफ करना और जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया। इसी से स्थायी खेती का रास्ता खुला। अब सिर्फ जौ नहीं, बल्कि चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलें उगाई जाने लगीं। जब अनाज ज्यादा हुआ तो उसी ने शहरों के विकास, व्यापार और विशाल राज्यों के उदय की नींव रखी। ये बदलाव सिर्फ समाज और अर्थव्यवस्था में नहीं हो रहा था, ये लोगों की आस्थाओं में भी हो रहा था।
उनके देवी देवता, उनकी पूजा करने के तरीके, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे प्रकृति से जुड़े देवताओं की पूजा होती थी, जिनमें इंद्र सबसे अहम थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी जगह त्रिदेव यानी प्रजापति जो सृष्टिकर्ता थे, विष्णु जो संरक्षक थे और रुद्र जो संहारक थे, इन्होंने ले ली। मतलब साफ है कि देवताओं की जो पूरी हायरार्की थी वो बिल्कुल बदल गई। प्रकृति से जुड़े पुराने देवता पीछे हो गए और नए, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट देवता सामने आ गए। पूजा का तरीका भी बहुत बदल गया। अब छोटी छोटी प्रार्थनाओं की जगह बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ होने लगे। और क्योंकि इन यज्ञों को कराना बहुत मुश्किल था, तो इन्हें कराने वाले ब्राह्मण वर्ग का महत्व समाज में बहुत बढ़ गया। लेकिन इसी दौर में उपनिषदों जैसे ग्रंथ भी लिखे गए, जिन्होंने इन कर्मकांडों पर सवाल उठाए और ज्ञान के रास्ते पर जोर दिया। तो हमने देखा कि इस पूरे दौर में कितने जबरदस्त बदलाव हुए। अब सवाल यह है कि इस काल की विरासत क्या है और आज भी ये हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। अगर एक लाइन में कहें तो वैदिक काल सरलता से जटिलता की ओर एक सफर था। कबीलाए जीवन से राजशाही तक, एक लचीले समाज से कठोर जाति व्यवस्था तक, और प्रकृति की सरल पूजा से लेकर बड़े बड़े जटिल यज्ञों तक का सफर। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए इसकी तुलना इससे ठीक पहले की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं। वैदिक सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी, जबकि सिंधु घाटी शहरी। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, वहीं सिंधु घाटी में मातृसत्ता के संकेत मिलते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क था धातु का। वैदिक लोगों ने लोहे का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसके बारे में सिंधु घाटी के लोग जानते तक नहीं थे। और आखिर में चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए जरा, इस हजारों साल पुराने दौर की कौन सी परंपराएं हैं, कौन सी दार्शनिक बातें हैं या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो आज भी किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना?